सॉरी, मिच्छामी दुक्कडम। जय एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद ने एलिमेंट्री साइंस फॉर बिगिनर्स और फिलोसोफर्स पर एक ट्यूटोरियल कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स में भौतिक, खगोल, रसायन, भौगोलिक आदि विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। ये कोर्स में खास तौर पे जिसने ज्यादा विज्ञान नहीं पढ़ा है और फिलोसॉफी में इंटरेस्ट लगते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर सिखाया जाएगा। आज ये श्रृंखला का चौथा सेशन है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी को हमारी ओर से जिनत्व का पथ किताब जो भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है वह कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। अहमदाबाद के निवासी बताए गए एड्रेस पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर पाएंगे और बाहर गांव के निवासी को सिर्फ पोस्टेज चार्ज देना होगा। आज हम जीवों के साथ जुड़ी हुई बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ये ट्यूटोरियल डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी जो स्पेस साइंटिस्ट है और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि भी रखते हैं, उनसे हम सीखने का हमें मौका मिला है। पार्टिसिपेंट के प्रश्नों को अंत में लिया जाएगा। तब तक आप सभी को अपना माइक म्यूट रखने के लिए मैं विनती करती हूँ। मैं डॉक्टर भंडारी जी को अगला सेशन लेने के लिए मंगलाचरण के बाद विनती करती हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब्ब सावणम। एसो पंच नमुकारो सब्ब पावक पणासणम, मंगलाणंच सब्बेसिन परमम हवै मंगलम। डॉक्टर भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंडारी जी। धन्यवाद आशीषा बहन। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। हम ये एलिमेंट्री साइंस जो है बेसिक जो सबको जाननी चाहिए उसके बारे में एक सरलता से बात करना चाहते हैं, ताकि हमको और भी चीज़ें हमारे जो है जीवन में वो सब ठीक से सही प्रकार से समझ में आ सकते हैं। तो हमने पहले अजीव की चर्चा की, ब्रह्मांड की, पार्टिकल्स की, मैटर के कितने पार्टिकल्स होते हैं, और उसके बाद में हमने जीव की चर्चा की कि पृथ्वी पर जीव का विकास कैसे हुआ। एक्चुअली जीव के बारे में 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। एक तो जीव है क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करें। दूसरा, जीव का ओरिजिन कैसे हुआ। विज्ञान मानता है कि जीव कभी बना है, और कई धर्म जो हैं अपने भारत के धर्म में करीब करीब सभी मानते हैं कि ये अनादि और अनंत है। तो ये एक प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और फिर एक टॉपिक ये भी आता है कि जीव का विकास कैसे हुआ। तो पिछली दफे हमने पृथ्वी पर जीव के विकास के बारे में चर्चा की थी कि पृथ्वी बनने के करीब 1 बिलियन ईयर्स के बाद में एकाएक पृथ्वी पर एक प्रकार का जीव उत्पन्न हुआ या जीव मिलता है, वो उसके अवशेष मिलते हैं हमको सेडिमेंट्स में, और वो मोनोसेल्युलर एक कोशीय जीव था। फिर मल्टी सेल्युलर बहुकोशीय जीव हुए, फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते चलने वाले जीव हुए, उसके बाद में फिशेस, मछलियाँ, मैमल्स, और ये एवियन स्पीशीज जो उड़ने वाले पक्षी हैं, और फिर पेड़ पौधे हुए। इस प्रकार की सीक्वेंस मिलती है। तो हम इसको एक्चुअली कुछ सीक्वेंस में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि जीव क्या है। पर ये बहुत कठिन विषय है, इसलिए हमने पहले ये टॉपिक लिया कि जीव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर निर्भर करता है और बहुत इजीली समझ में आ जाता है।
क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड की सीक्वेंस वही है जो जीव के विकास की, जिसको हम डार्विन की थ्योरी कहते हैं, उसके अनुसार क्या विकास हुआ वो बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है। तो आज हम ये दो प्रश्न लेंगे कि जीव क्या है और इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति अगर हुई है तो कैसे हुई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये खाली अपने को एक आइडिया लेने के लिए है कि ब्रह्मांड में क्या है, मैटर क्या है, जीव क्या है। अपना मुख्य उद्देश्य तो प्रकृति के नियम क्या है ये जानने का है। अपना मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति किस प्रकार किन नियमों के अंतर्गत चलती है, क्योंकि अगर हमको नियमों का ज्ञान है तो हमारे सब भय हैं जो सब वो सब दूर हो जाएंगे, हमको असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और हम मिथ्यात्व में नहीं जिएंगे, हम इसको समझकर जी पाएंगे। तो मैंने जो आपको ये सब पिछले लेक्चर्स में बताया, उसमें कौन कौन से नियम हैं ये बहुत आवश्यक है जानना। तो अशेषा बहन, मैं ये स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। सर आप कर सकते हो। हाँ दिख हाँ, रहा है सर, हाँ दिख रहा है। ओके। तो जस्ट टू रिवाइज, अपने पहले क्या बात की थी कि विज्ञान केवल ये बताता है कि हाउ थिंग्स कैसे होती हैं, और फिलोसॉफी या जो अपन कहते हैं दर्शन शास्त्र ये बताता है वो ऐसी क्यों होती है। और एक तीसरी विधि भी है ध्यान की, वो आपको न तो हाउ और न वाई बताएगा, बल्कि थिंग्स एज दे आर, वॉट एवर एज इट इज, उसका अनुभव देगा। तो हम ये तीन प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञान के द्वारा, फिलोसॉफी के द्वारा और ध्यान के द्वारा। तो हमने पहले बात की थी कि 62 पार्टिकल्स जो हैं विज्ञान ने खोजे हैं, उनसे हम पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। पर वो बड़ा महत्व की बात नहीं कि 62 है या 75 हैं, ये तो जस्ट जो पता है विज्ञान के द्वारा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्य इसका उद्देश्य ये था आपको बताना कि एक प्रकार की सिमेट्री है नेचर में। जब पार्टिकल होता है तो उसकी एंटी पार्टिकल भी होती है। तो ये जो 62 पार्टिकल्स मैंने आपको बताए, इनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो लेप्टॉन्स और क्वार्क्स हैं, उनमें हर एक के पार्टिकल और उतने के उतने वैसे के वैसे ही एंटी पार्टिकल होते हैं। तो पहली चीज ये समझने की है कि विश्व में, ब्रह्मांड में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों होते हैं, यह नहीं कि एक ही चीज से ये ब्रह्मांड बना है। दूसरा हमने चर्चा की थी कि विजिबल चीजें जो हमको दिखाई देती है वो तो बहुत कम है, और इनविजिबल चीजें जो है नहीं, जो दिखाई नहीं देती है, वो बहुत अधिक हैं। उसके बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे। और हमने ये प्रकृति का जो फॉसिल रिकॉर्ड लेकर के हमने धर्म की परिभाषा देने का प्रयत्न किया था, और उससे ये भी निकलता है कि पर्पस ऑफ लाइफ है हम, मतलब इस हमारा जन्म कोई उद्देश्य को लेकर हुआ है, और वो पर्पस है चेतना का विकास। तो ये बातें हमने बताई थी। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, जो जीव और अजीव की हमने चर्चा की, कि एक तो दृश्य है जो हमको दिखाई देता है, विजिबल, एक इनविजिबल है, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, एक अनमैनिफेस्टेड है जो है तो सही पर अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो उसका पोटेंशियली प्रकट होने का उसका पोटेंशियल है, पर वो अभी तक अनमैनिफेस्टेड है, उसको हम अव्यक्त कहते हैं। और एक चौथा जो भाग है वो इनडिस्क्राइबेबल है या अव्यक्तव्य है, आपको पता भी है पर आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप इसको बता नहीं सकते, आप केवल अनुभव कर सकते हैं। तो मेरे ये पिछले लेक्चर्स का उद्देश्य यही था कि इस ब्रह्मांड में चाहे जीव लें या अजीव लें, उसके चार भाग हैं।
एक दिखाई देता है, एक दिखाई नहीं देता है, एक अब तक व्यक्त नहीं हुआ है, और एक ऐसा है जिसका हमें अनुभव है पर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इस ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि बेसिक उद्देश्य ये जीव और अजीव की चर्चा करने का ये है कि ये एक मुख्य नियम है या सिद्धांत है प्रकृति का कि हर चीज, चाहे वो मैटर लें, चाहे वो कंटेंट लें, चाहे वो नियम लें, वो 4 प्रकार के होंगे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। इतना तो मैंने इसलिए कहा कि कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड के हिसाब से। आज के टॉपिक है डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड क्लाइमेटिक साइकिल्स। तो हमारे पास केवल जीव का एक ही सैंपल है, वो हम हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो एक सैंपल पे विज्ञान काम करे तो वो संपूर्ण नहीं होगी, उसमें बहुत अधूरापन होगा। फिर भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है कि जीवन का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ पिछले 3.5 बिलियन ईयर्स में। और आज हम जीव की डेफिनेशन देने का प्रयत्न करेंगे, ओरिजिन बताएंगे, लाइफ कितनी क्रिटिकल है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और लाइफ बियॉन्ड अर्थ, पृथ्वी के बाहर भी अगर जीवन है उसकी चर्चा करेंगे, और जो साइकिल ऑन अर्थ है कि अर्थ पर साइक्लिक चेंजेस होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ये फिगर हमने लिया था डार्विन का विकासवाद बताने के लिए कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई, और कैसे जीवन का विकास आता है फ्रॉम मोनोसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर टू मैमल्स एंड सो ऑन अप टू मैन। अब इससे क्या हम लेसन, क्या सबक सीखते हैं? तो ये 3 बातें अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है कि द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट सो दैट वी कैन लिव। ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ये एक जीव है और वो इसलिए चलता है ताकि हम जिंदा रह सकें। एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर अस। ये एक हमको ऐसा प्रतीत होता है ये सब देखने के बाद में। वी नीड एवरीथिंग देयर इज, सब चीजों की आवश्यकता है, कोई फालतू चीज नहीं है कि हम इसको फेंक दें, इसके बिना भी जीवित रह सकते हैं। एनीवेयर इन द यूनिवर्स एनीथिंग इज यूजफुल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ये दूसरा हमको सबक सीखने को मिलता है। एंड वी कैनॉट लिव विदाउट अ सिंगल थिंग, नथिंग इज यूजलेस। तो ये जीवन की उत्पत्ति या विकास के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो 3 चीजें ये हमारी समझ में आती है। और एक क्या है, हाँ। अब हम चेष्टा करेंगे कि जीवन क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये सबसे पहले करना चाहिए, पर थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए मैंने बाद में लिया है। तो इसको समझने के लिए हमको 6 टर्म्स की आवश्यकता है। 6 टर्म्स हमको जाननी पड़ेगी। एक तो है कैओस, एक है रैंडमनेस, एक इक्विलिब्रियम, एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऑर्डर, एक एंट्रोपी और एक एंथैल्पी। अगर आप लोगों को समझने में डिफिकल्टी है, मैं बहुत सरलता से बताने की चेष्टा करूंगा। पर ये जब सब चीजें अपने को समझ में आ जाएगी तभी हम जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो कैओस का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड, कि कोई एक भी नियम फॉलो नहीं करता है। अराजकता जिसको हम कहते हैं, आप जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, टोटल डिसऑर्डर है, कैओस है, ट्रैफिक बंद है, लोग आ जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड भी एक समय में कैओस था, बिल्कुल टोटल। और उस कैओस से मैंने आपको पिछली दफे बताया कि कैसे हार्मनी हुई, कैसे एक सेल कार्य करता है, कैसे पूरा ब्रह्मांड कार्य करता है, सब सिंक्रोनाइज्ड हैं, सब स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं, सब कोहेरेंट हैं, कोई एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करता, और किसी की गलती होती है तो वो सुधार देते हैं। तो इस प्रकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैओस से हुई है। एक दूसरा शब्द है रैंडम।
रैंडम का मतलब लैक ऑफ पैटर्न, कोई उसका पैटर्न नहीं है। जैसे सूर्यमंडल का पैटर्न है कि सूर्य बीच में है और प्लैनेट घूम रहे हैं चारों तरफ, तो ऐसे कई चीजें होती है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता। उस अगर पैटर्न नहीं होता तो हम उसके आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इसका क्या होगा। तो ये इसको हम अजीब कहते हैं, जिसमें कोई पैटर्न या ऑर्डर नहीं होता। और तीसरी चीज समझने की है इक्विलिब्रियम। हम दो चीजें लें, ए और बी, तो ए से बी बनता है तो बी से वापस ए बनता है, और जब वो एक स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं, वो चाहे एनर्जी हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम अवस्था कहते हैं। जैसे हम गर्म पानी लें और ठंडा पानी लें, एक बकेट में गर्म लिया, एक में ठंडा लिया, और हमने उनको मिलाया, तो कुछ समय के बाद में उनका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इसी प्रकार जीवन और मृत्यु है, जितने मरते हैं उतने ही जीवित होते हैं। एक प्रकार का इक्विलिब्रियम है, जीव में भी है और अजीव में भी है। अब हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि अगर हम, ये सब एक्चुअली क्या है कि सब एनर्जी पे डिपेंड करता है, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से चलता है। तो इधर हमने नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इधर हमने एनर्जी ली। तो अगर 1,00,000 पार्टिकल हमने डाले और उसमें हमने कुछ अर्ग्स एनर्जी डाल दी, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्या सब पार्टिकल उसको बराबर ले लेंगे, या उसका वितरण कैसे होगा? तो उसके लिए ये मैक्सवेल ने एक ग्राफ दिया था, वो यूनिवर्सल है, वो सब चीज में लागू होता है। अगर हम एक मटके में पानी है वो लें, तो उसका कुछ पार्टिकल होंगे जो बिल्कुल ठंडे होंगे, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर नापेंगे, एक मैक्सिमम आएगा, बहुत सारे पार्टिकल एक टेम्परेचर पे होंगे, और फिर बाद में घटते जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे, जब हम बहुत ज्यादा उसके टेम्परेचर पे देखेंगे तो बहुत कम पार्टिकल होंगे। और कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज लें उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे क्लास में बच्चों की हाइट क्या है, तो सबकी हाइट एक एवरेज होगी, कुछ होंगे बहुत लंबे होंगे, कुछ होंगे वो बहुत कम हाइट के होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ब्रह्मांड में यही लागू होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो चौड़ा होता जाएगा, ये इसका विड्थ बढ़ता जाएगा। तो यही चेतना पर भी लागू होता है। जो कुछ मनुष्यों की चेतना एवरेज होती है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी चेतना बहुत क्षीण होती है, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो चेतना के फोर फ्रंट पे होते हैं, और इनसे चेतना का विकास आगे बढ़ता है। तो ये मैंने आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बताया। ये जीव के बारे में जो है अपन बात कर रहे हैं कि जीव को डिफाइन करने में बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका महत्व है। और मैं ऑर्डर, जैसे रैंडम बताया, लैक ऑफ ऑर्डर या कैओस बताया, उसका अगेंस्ट में है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर और डिसऑर्डर ये कैसे डिफाइन करें? ये हम एंट्रोपी से करते हैं कि एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। अगर हम पृथ्वी और सूर्य और सबको लें और सबका एक ये अभी ऑर्डर में है सब, सूर्य से गर्मी आती है, पृथ्वी को गर्म करती है और हमको जीवन देती है। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर दें और उसका एक पाउडर बना दें, तो ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा और डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जो यूजफुल एनर्जी है, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, मतलब अवेलेबल एनर्जी ऑफ कन्वर्शन टू मैकेनिकल एनर्जी, वो कम होती जाती है। ये संसार का नियम है।
कि इसमें ऑर्डर कम होता जाएगा। और एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी। इंटरनल, हर चीज में, हर वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनर्जी को हम एंथैल्पी H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चीजें क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जीव को डिफाइन करने जा रहे हैं कि जीव क्या है। अब तक न तो किसी धर्म ने, न विज्ञान ने कोई जीवन की अच्छी प्रॉपर परिभाषा दी है। तो हम केवल ये कह सकते हैं कि ऑर्डर इज लाइफ एंड रैंडमनेस इज नॉन लिविंग। जो चीज रैंडम है वो अजीब है। जैसे आप एक पत्थर का टुकड़ा लें, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, सब एक जैसे हैं। आप बीच पे, समुद्र के किनारे जाके मिट्टी उठाएं तो सब, कोई ऑर्डर नहीं है। सब पार्टिकल, जो सब कण हैं, एक से हैं। तो दैट इज नॉन लिविंग। पर अगर आप कोई जीव लेंगे तो उसमें ऑर्डर मिलेगा। तो वी आर ट्राइंग टू डिफाइन लाइफ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो जैसे जिस चीज में ऑर्डर हो, तो जैन धर्म की बात करें जैसे, तो अगर उसमें ऑर्डर है, कोई मिनरल है, कोई खनिज है, अपने कहते हैं पानी और पृथ्वी और वायु, इन सब में जीव है, मतलब ऑर्डरली अरेंज हैं, तो वो जीवित, वो सचित्त हो जाते हैं। अगर उनमें कोई ऑर्डर नहीं है तो वो अचित्त हो जाते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपको, पर ये समझने के लिए है। तो विज्ञान तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में बिलीव करता है कि पहले वो तीन प्रकार की धारणाएं आपको ये जानना आवश्यक है। एक तो है विज्ञान की धारणा कि केवल जो मैटर है, जो पदार्थ है, वही सत्य है, वही रियलिटी है, और पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति होती है। ये विज्ञान की धारणा है। अब तक विज्ञान इसी सिद्धांत पर चल रहा है। इसीलिए वो कहता है कि जीव बाद में उत्पन्न हुआ। एक इसकी पैरेलल धारणा है वेदांत की, वेद की। वो कहता है नहीं, सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले ब्रह्म था, और ब्रह्म ने ये जो हम मटेरियल यूनिवर्स देख रहे हैं, इसको उत्पन्न किया। और एक जैन धारणा है, वो कहती है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, मैटर और आत्मा के कॉम्बिनेशन से जीव की उत्पत्ति होती है। और जीव की उत्पत्ति होती है, पर सोल जो है जीव के लिए वो अनंत और अनादि है, और मैटर भी अनंत और अनादि है, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती। केवल जो पृथ्वी पर जीव हैं उनकी उत्पत्ति होती है इन दोनों के मिलन से। ये तीन प्रकार की धारणा है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि जीवन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, जैसा हम जानते हैं, अगर जीवन पृथ्वी पे बना है या कोई ग्रह पे बना है या बाहर से आया है, तो एक अरेनियस नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एक सिद्धांत रखा था पांसपर्मिया का, और वही जैनिज्म भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड जीव से भरा हुआ है। पांसपर्या मतलब जीव सब जगह स्थित है, उपस्थित हैं। तो पृथ्वी पर भी जीव कहीं बाहर से आया है। ये एक थ्योरी है पांसपर्मिया की, कि पूरा ब्रह्मांड जीव से पैक्ड है। तो जैन धर्म तो ऐसा मानता है कि पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म अजीव से भी पैक्ड है, परमाणुओं से भी पैक्ड है, और ऐसे सूक्ष्म जीव हैं उनसे भी पैक्ड है। तो मैंने जैसे कहा पहले कि जो आपको दिखाई देता है वो कम है, जो अदृश्य है वो बहुत अधिक है, जो अव्यक्त है वो उससे भी अधिक हो सकता है, और जो अव्यक्तव्य है, जो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो तो अनंत है। तो एक थ्योरी तो हुई पांसपर्मिया की।
एक हुई इंटरनल ओरिजिन, इंटरनल मतलब इंटरनल टू द अर्थ, कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई है। ये जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो समुद्र में एक प्रकार का सूप हो गया, और ये जो अमीनो एसिड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, फैटी एसिड्स, ये सब मिल गए और उससे वो एकदम जीव बन गया। और एक एक्सटर्नल है कि पृथ्वी पर नहीं हुई है, पर कोई विशेष स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड में मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं, ऐसे ऐसे बादल हैं घने, जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, उनमें के वो कहते हैं कि ऐसे स्थिति, ऐसे कंडीशंस सही हैं कि वहां पर भी लाइफ की उत्पत्ति हो सकती है। और ये जो है, ये मॉलिक्यूलर क्लाउड में लाइफ पहले बनी, जीव पहले बने और बाद में वो पृथ्वी पर आए। तो ये तीन धारणाएं हैं, पांसपर्मिया, ओरिजिन ऑन अर्थ इटसेल्फ, के बाहर कहीं और जीवन नहीं है, और एक्सटर्नल मतलब ये ब्रह्मांड में जहां जहां मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं, वहां अगर स्थिति सही हो तो जीवन वहां बना है। और इसके ये तीन थ्योरी है, ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक मतलब केमिकल ओरिजिन, जो जो वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि जो केमिकल से जीवन बना है। एक बायोटिक जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, जीवन जीवन से ही बनता है, लाइफ गिव्स राइज टू लाइफ, ओनली लाइफ कैन गिव राइज टू लाइफ, नॉन लाइफ कैन नॉट गिव राइज टू लाइफ, एंड वाइस वर्सा। और एक जैन थ्योरी जो इसकी मैंने संक्षेप में आपको बताया कि आत्मा और योनि के मिलन से, तो 84 लाख योनियों की बात की गई है, उसमें जब आत्मा प्रविष्ट होती है तो जीवन बनता है। ये जैन धर्म की मान्यता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले यूनिसेल्युलर जीव बने, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, पहले ये सब सिंगल सेल वाले बने, फिर मल्टी सेल्युलर बने, बहुकोशीय जीव बने, और इससे जाकर के 3 प्रकार के जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। एनिमल किंगडम, इसके न्यूक्लियस बिल्कुल अलग हैं, ये मैं न्यूक्लियस बता रहा हूं आपको, जिसमें एक बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है और हजारों अवयव है, और ये प्रति क्षण करीब 3-4 हजार प्रोटीन बनते हैं। इट इज लाइक ए वर्कशॉप इटसेल्फ। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ हर क्षण कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो बाहर करना असंभव सा है। और एक फंगल किंगडम, 3 प्रकार के जीव, 3 प्रकार के ये स्ट्रक्चर्स हमको मिले हैं। एनिमल्स के अलग होते हैं न्यूक्लियस, प्लांट के अलग होते हैं, और एक फंगल न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सब इससे पैदा हुआ है, जिसको हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर बोलते हैं, कि हम सब का परम पिता एक ही था, एक कॉमन एंसेस्टर था। उससे पहले सिंगल कोशिकाओं वाले जीव बने, फिर बहुकोशिका वाले जीव बने, फिर उससे एनिमल, प्लांट और ये फंगस बनी। तो ये जीव की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, पर कि ये ऐसे ऐसे ये सीक्वेंशियल विकासवाद या प्रगति से, नॉन लिविंग से, मैटर से जीव कैसे बना। तो इसकी बहुत सारी थ्योरियां हैं, आपको कुछ ध्यान में ले लेनी चाहिए कि जीवन की सृष्टि के लिए बारे में क्या क्या थ्योरी, क्या क्या मॉडल रखे गए हैं। एक तो है क्रिएशनिज्म, कि भगवान ने सब जीवों को बनाया शुरुआत में। ये क्रिश्चियनिटी का बेसिक कंसेप्ट है कि गॉड क्रिएटेड ऑल द स्पीशीज इन द बिगिनिंग, कि वो एक भगवान में मानते हैं। और ये ब्रह्म वाले भी यही कहते हैं कि भगवान ने सारी सृष्टि शुरू में बनाई। इसको हम क्रिएशनिज्म कहते हैं। एक ट्रेड्यूशियनिज्म है कि जैसे जीव की उत्पत्ति जीव द्वारा होती है, वैसे ही सोल की उत्पत्ति
आत्मा की उत्पत्ति आत्मा द्वारा होती है। जब कभी संभोग से या सेक्सुअली या एसेक्सुअली कोई बॉडी उपयुक्त हो जाती है जो जीव को सस्टेन कर सके, तो आत्मा भी आत्मा को जन्म देती है। एक है इन्फ्यूजनिज्म, द सोल प्री एग्जिस्ट, मतलब पूरा ब्रह्मांड आत्माओं से भरा हुआ है और वो बॉडी में प्रवेश करता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। एक डार्विनिज्म है, एबायोटिक, जिसकी मैंने अभी अभी चर्चा की, एबायोटिक और केमिकल सिंथेसिस, कि ये जो केमिकल्स हैं इनसे मिलकर के धीरे धीरे वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ऑर्डर में आ गए कि जीव बन गए। और फिर बाद में इसके दो स्टेजेस माने गए, एक ओरिजिन, एबायोटिक ओरिजिन, और एक इवोल्यूशन। उसमें नेचुरल सिलेक्शन का लॉ है जो डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि उसको कोलोकियली आम भाषा में कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर डार्विन ने उसको जो नाम दिया था वो नेचुरल सिलेक्शन का था। और उसको नियो डार्विनिज्म में आगे बढ़ाया है कुछ वैज्ञानिकों ने डार्विन की थ्योरी के बाद में, थ्रू जेनेटिक्स। जब हमको जेनेटिक्स का पता चला तो कई वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे जीन्स बदल जाते हैं ये स्ट्रेस से, और उससे वो चेंज हो जाते हैं, हमारा जीनोम बदल जाता है। तो ये एक नियो डार्विनिज्म है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। और जैन व्यू क्या कहता है कि ये कर्म के द्वारा होता है। ये एक नया सिद्धांत है, इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रूफ है, क्योंकि ये इवोल्यूशन की बात नहीं करता, ये डिवोल्यूशन की भी बात करता है। ये खाली विकासवाद की बात नहीं करता कि एकेंद्रीय जीव से पंचेंद्रिय बन गए, लेकिन ये कहता है कि पंचेंद्रिय जीव से एकेंद्रीय भी बन सकते हैं। तो ओनली इसके दो धारणाएं हैं जैन व्यू की, कि फिक्स नंबर ऑफ योनिस बन सकती हैं, जो उनकी संख्या नियत है 8.4 मिलियन, और लोग उससे भरा हुआ है। ये जो सोल है, आत्मा, कर्म और तेजस शरीर से मिले हुए, ये तीनों मिले हुए जो संसारी जीव हैं, इनसे पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। एंड दे आर बोर्न व्हेन देन एप्रोप्रिएट योनि बिकम्स अवेलेबल। तो ये एक मैकेनिकल होती है योनि, एक स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों का समावेश है कि पहले योनि बनेगी जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो जीव को सस्टेन कर सकता है, उसको खाना दे सकता है, उसको बड़ा कर सकता है। वो सब उस पे इनपुट होता है, आउटपुट होता है, सस्टेनेंस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सब, लेकिन वो होती है अजीब है। फिर वो सजीव बन जाती है और उसमें आत्मा प्रवेश कर देती है। तो इस प्रकार ये 2 स्टेप प्रोसेस है। जीव प्लस योनि इज इक्वल टू स्पीशीज। यहाँ आत्मा कह सकते हैं हम, आत्मा प्लस योनि, उससे तरह तरह के जीव बनते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की क्या क्या थ्योरियां प्रिवेलेंट है। अभी तक इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ है कि हम ये कह सकें कि ये सही है या ये गलत है। हालांकि डार्विन के सिद्धांत को, विकासवाद को सभी मानते हैं कि ये सही होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वो विकासवाद जो है डार्विन का, वो हमारे सेडिमेंट्स के हम सीक्वेंस लें समुद्र के तह से, तो वो उसमें बिल्कुल प्रतिबिंबित होता है। अब ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसा बहुत आसान है। लाइफ बहुत क्रिटिकल है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, कि अपना जो बर्फ होता है, वो बर्फ जब पिघलता है तो 80 कैलोरीज गर्मी चाहिए उसको, 1 ग्राम बर्फ को। तो 80 कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है एक्चुअली। तो अगर ये मान लो 1 कैलोरी या 2 कैलोरी होती तो हम सब जब
जम जाते बर्फ में। पानी सारा ब्रह्मांड का, सारे पृथ्वी का पानी थोड़ी सी गर्मी कम होने से जम जाता, तो लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती। इसी प्रकार लेटेंट हीट जो है ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 540 कैलोरीज है, तो बहुत अधिक है। तो इसीलिए पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बर्फ बहुत कम होता है और स्टीम तो बहुत ही कम होती है। तो एक छोटा सा ये उदाहरण लिया मैंने कि स्पेसिफिक हीट या जो लेटेंट हीट है, ये एक पैरामीटर है जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर ये वैल्यूज ज़्यादा या कम होती तो हमारी लाइफ यहाँ होना संभव नहीं था। इस प्रकार के हमारे पास करीब 20 कांस्टेंट्स हैं, जो अगर हम थोड़ा सा बदल जाएं तो लाइफ समाप्त हो जाती है, लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी जो लाइफ है पृथ्वी पर वो कार्बन से बनी है। कार्बन इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। एक कार्बन 4 कार्बन से या 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है। और ऐसे दूसरे भी हैं, सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है, वो भी टेट्रावैलेंट है, उसकी भी वैलेंसी 4 है। परंतु अपना जो जीवन है वो कार्बन बेस्ड है, तो ऐसा लोग मानते हैं कि अन्य ग्रहों पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी होनी चाहिए। पर इसकी खास बात यह है कि रिंग स्ट्रक्चर बनता है इसका और चेन्स बन जाती हैं, तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, वो बनने के लिए ये कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट है। और कार्बन के ऐसे चेन्स, ऐसे रिंग्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर के ये शुगर वगैरह की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो अब 2-3 चीजें बताई। एक तो लाइफ बहुत क्रिटिकल है, ये जो कांस्टेंट्स हैं अपने, जैसे कि लेटेंट हीट, जैसे कि जो हमारे बहुत सारे जो 20 कांस्टेंट्स हैं, वो अगर थोड़े भी बदल जाएं तो जीवन की संभावना बहुत शीघ्रता से कम हो जाती है। तो अब ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है कि इन सब का हमको आइडिया होना चाहिए लाइफ को डिफाइन करने के लिए। तो अब मैं बात करूंगा पानी की। जैसे पानी 3 फॉर्म में होता है, जैसे मैंने अभी बताया, एक आइस, एक वाटर और एक स्टीम। स्टीम में रैंडमनेस होती है, कोई स्टीम या जो भाप है इसका कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हवा में सब तैर रहे हैं, एक दूसरी तरफ कोलाइड कर रहे हैं और फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये रैंडम है। इनको हम पानी में कन्वर्ट करें तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। और इसको हम बर्फ बना दें तो एक क्रिस्टल बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्टीम से पानी और पानी से बर्फ बनती है, तो रैंडमनेस से एक ऑर्डर उत्पन्न होता है। तो जैन धर्म में ये सचित्त और अचित्त की जो धारणा है वो यहाँ बहुत क्लियर दिखती है। स्टीम अचित्त है, रैंडम है, इसमें कोई जीवन नहीं है। फिर ये पानी है, ये अचित्त भी हो सकता है, सचित्त भी हो सकता है। अगर इसमें ऑर्डर है तो ये सचित्त हो जाएगा, इसमें रैंडमनेस है तो अचित्त हो जाएगा। और बर्फ जो है उस जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो वो सचित्त होगा। तो ये अचित्त और सचित्त की धारणा है, इसके कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। अगर हम पानी लें या कोई पानी में नमक डाल दें, सोडियम क्लोराइड, जैसे ये लाल वाला सोडियम है, ये ग्रीन वाला क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दें तो एक ऐसी अवस्था होगी जब ये सब रैंडम में एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। परंतु इनकी जब ये एक दूसरे मिलते हैं
तो एक चेन बना लेते हैं, इसको हम, इसकी एंट्रोपी कम हो गई, इसका ऑर्डर ज्यादा हो गया। एंट्रोपी और ऑर्डर अपोजिट चीजें हैं, ये ऑर्डरली हो जाते हैं, और जैसे जैसे इनको समय मिलता है ये बिल्कुल ऑर्डरली बन के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और बाद में इनका एक ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें सब जुड़े हुए हैं, और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। दूसरे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आई मीन पानी के जो मॉलिक्यूल आके मिलेंगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, ये डुप्लीकेट होता जाएगा, तो ये रिप्रोड्यूस भी होते हैं अपना आप। तो जैन धर्म में ये धारणा है कि पानी सचित्त भी होता है, अचित्त भी। उसमें आप उसको बॉईल करेंगे तो वो अचित्त हो जाएगा, क्योंकि वो रैंडम हो जाएंगे सब मोशन, और ठंडा होगा तो सचित्त हो जाएगा, और उसकी भाप बनेगी तो वो अजीब हो जाएगी बिल्कुल। तो इस प्रकार हम ऑर्डर के द्वारा जीवन का डिफाइन, जीवन की परिभाषा बता सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस ब्रह्मांड में एक तो जड़ है, एक अचित्त है, एक सचित्त है, एक अजीव है और एक सजीव है। ये 5 प्रकार के पदार्थ हैं, 5 प्रकार की चीजें हैं। और जैन धर्म तो ऐसा मानता है कि जड़ से चेतन नहीं बन सकता, चेतन से जड़ नहीं बन सकता, लेकिन चेतन के कई अवस्था होती है, जो 4 अवस्था मैंने लिखी है। ये ऑर्डर्ड है, ये ऑर्डरली है, इनकी एंट्रोपी इनके सराउंडिंग से जहाँ ये स्थित है उसके मुकाबले कम है। तो और विज्ञान ये मानता है कि जड़ से चेतन बन सकता है। तो ये अभी एक्सपेरिमेंट हमको करके सिद्ध करना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ये अभी धारणा ही है। पर हम इसको जीव को डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम इज नॉन लिविंग एंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज अलाइव। तो इसके बारे में एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ। एक साइंटिस्ट थे मिलर और एक यूरे, 2 साइंटिस्ट थे। मुझे भी इन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला था। तो इन्होंने एक बहुत फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट किया। एक फ्लास्क लिया और उसमें अमोनिया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और इस पानी, मतलब इस प्रकार ये मिला दिए। मिला के इसमें थोड़ा करंट पास किया, या टेस्ला एक कॉइल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो लगाई। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ये लगाते ही, जैसे ही उनको एनर्जी मिली, वो एक हरे और लाल रंग हो गया इस पानी का। तो आफ्टर 1 वीक 15 अमीनो एसिड्स वर फाउंड इन द मिक्सचर। 1 हफ्ते तक ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको 15 प्रकार के अमीनो एसिड मिले। अमीनो एसिड क्या है? जिससे हमारा जीवन बनता है। And other biological important molecules had been formed, including ethanoic acid, lactic acid, and urea. ये सब इसमें बन गए अपना आप। केवल उसने ये केमिकल्स लिए और उसमें बिजली का प्रवाह किया। तो एनर्जी प्लस मैटर कैन गिव राइज टू दीज मॉलिक्यूल्स। अभी भी जीवन नहीं बना है। और लेटर सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स वर डन यूजिंग CO2 that produce nucleotides. ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये हमारा जो आप जानते हैं, हमारा जो DNA, RNA, ये जो DNA है अपना, वो न्यूक्लियोटाइड से हेलिकल स्ट्रक्चर है। मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, पर ये जीवंत नहीं है, ये जीवित नहीं है, पर जीवन के बनने के लिए ये आवश्यक है न्यूक्लियोटाइड्स और ये हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको पता है कोविड के बारे में वो कहते हैं ये RNA है कोविड, और RNA खुद तो जीवित नहीं है, पर जब सेल में जाता है तो वो
आरएनए के लिए भी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। वो जब सेल में जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अपने डुप्लीकेट करने लगता है। तो ये मिलर यूरी सिंथेसिस जो है, इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल वो बना सकते हैं सब जिसकी जीवन को आवश्यकता है, जिससे हमारी शरीर बना हुआ है, पर वो जीवित वस्तु अभी तक उन्होंने नहीं बनाई है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत फंडामेंटल माना जाता है। और लोगों ने ये पता किया कि ये मैंने पिक्चर दिखाई है यहाँ पर, ये ओरायन नेबुला है। आप रात को देखेंगे तो 3 तारे दिखाई देंगे एक दूसरे से करीब बराबर डिस्टेंस पे। सूर्यास्त के तुरंत बाद में आप देखेंगे तो कोई कोई सीजन में ये आपको साफ दिखाई देंगे। वहां पर एक नेबुला है। नेबुला मतलब एक बहुत बड़ा गैस का गोला है, वहाँ तारे भी बन रहे हैं, सितारे सब बन रहे हैं उसमें। और उसमें इस ओरायन नेबुला में ये सब जो केमिकल मैंने बताए, मीथेन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे कंपाउंड्स हैं, सब प्रेजेंट हैं। तो लोग ये मानते हैं कि ऐसे नेबुला में जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। ये जो एनर्जेटिक, तो एनर्जी इसमें चाहिए, ये आपको मतलब एनर्जी और केमिकल दोनों चाहिए। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेंस इंटर स्टेलर क्लाउड्स के बारे में, वहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बहुत मॉलिक्यूल्स हैं। और वहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट है और कॉस्मिक रे, सूर्य से किरणें आती है, ब्रह्मांड से किरणें आती हैं, तो एनर्जी भी है और ये भी है। और दोनों मिलके ये अमीनो एसिड और ये सब लोगों ने ढूंढे हैं जगह जगह। जैसे सेगिटेरियस एक कॉन्स्टलेशन है, वहाँ पर मिले हैं कई जगह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में जीव कई जगह हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये अनादि या अनंत है, और इसके क्या थ्योरीज हैं, और जीवन की परिभाषा हमने ऑर्डर के द्वारा की कि जो भी दुनिया में ऑर्डरली है, जो भी एक प्रकार से एक पैटर्न फॉलो करता है, उसको हम सचित्त मान सकते हैं। और बाकी जो है रैंडम जो है, जहाँ कैओस है, उसको हम अचित्त मान सकते हैं। तो अशेषा बहन, ये पर्टिकुलर पार्ट खत्म हो गया। अब मैं क्लाइमेटिक साइकिल्स ऑन द अर्थ लेना चाहता हूँ, पर थोड़ा लंबा हो गया और थोड़ा टेक्निकल भी हो गया। तो अगर प्रश्न है तो हम यहाँ समाप्त कर देंगे, और अगली बार हम ये जो इसकी चर्चा, किसी ने प्रश्न भी भेजे हैं और पूछे हैं कि ये उत्सर्पणी, अवसर्पणी, आरा वगैरह, तो ये आप कैसे विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। तो ये टॉपिक मैं लेना चाहता हूँ, तो आप कहें तो अगली बार लें, और अगर आप समय दें तो हम अभी भी ले सकते हैं। सर अभी पूछ लेते हैं सबको कि अगर किसी का एक प्रश्न है तो पहले प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नहीं है और सभी को ज्यादा क्लैरिटी हो गई है तो फिर हम आगे जा सकते हैं। पहले मैं पूछ लेती हूँ, किसी को कुछ प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ साहब, नमस्कार साहब। बहुत अच्छा आपका ये रहा प्रेजेंटेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लेट ज्वाइन किया। लेकिन एक ये चीज मुझे, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक बात करी, तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनमें सजीवता माननी पड़ेगी। तो शुगर है, सॉल्ट है, या ये डायमंड है, ये सब क्रिस्टल हैं और ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो क्या इनको भी सजीव मानना चाहिए, जीव सहित? ये प्रश्न है मेरा। नहीं नहीं, ये देखिए, इसमें मैंने बताया था कि 4 प्रकार के ये हैं। एक सजीव अलग है और सचित्त अलग है, अचित्त अलग है और अजीव अलग है। तो हम इनको सजीव नहीं मान सकते, नमक और ये क्रिस्टल को, पर इनको हम सचित्त मान सकते हैं।
ये डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये मैंने डेफिनेशन जैन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाई है, जिसमें कहते हैं कि जो क्रिस्टल हैं, खनिज हैं, वो सचित्त हैं, पानी भी सचित्त है और वायु भी सचित्त है। वो सब में जीव मानते हैं, आप का है, वायु का है, तेव का है, पृथ्वी का है। ये पर ये सजीव तो जब होगा जब इसमें आत्मा प्रवेश करेगी। तो ये एक सीक्वेंस है, एक ग्रेजुअल सजीव बनने की सीक्वेंस है। तो मैं ऐसा मानता हूं, हालांकि इस प्रकार की डेफिनेशन जैन आगमों में नहीं दी हुई है, कि हमको अगर विज्ञान की दृष्टि से ये सब समझना चाहते हैं हम, तो हमको इसको एक ग्रेडेड स्केल पर जड़ से लगाकर सजीव तक हम इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये वेरियस स्टेजेस। मैं एक थोड़ा सा चीज कहना चाहूंगा। सचित माने है चित्त सहित, यानी चेतना सहित। हाँ। तो सचित और सजीव एक ही बात है। और इसी तरह से ऐसी धारणा है, ऐसी सर धारणा है, पर ये सही नहीं है। मतलब इसको अपने को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। ये दो अलग चीजें हैं मेरी दृष्टि में। नहीं, एक चीज होती है योनिभूत, कि मतलब हाँ। उसमें मतलब ये जैसे ये जो आहार वगैरह लेते हैं ना अपने मुनि महाराज वगैरह, हाँ। तो ये चीज को ये प्रासुक करके लेते हैं। हाँ, जैसे सेब है उसको भी काट करके उसको प्रासुक करके लेते हैं। ये धारणा है कि उसमें उस टाइम बाद उसमें जीव निकल जाता है। तो प्रासुक होने का मतलब है कि जीव रहित कर लेना। और इसी तरह से जो एक होता है योनिभूत, तो उसके अंदर जैसे गेहूं का बीज है, तो वो स्वयं सचित नहीं है, बल्कि योनिभूत है, यानी कि उसमें योनि बनने की संभावना है, जीव उत्पत्ति की संभावना है, अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले तो। सही जी है, बोलिए। हाँ, तो आप सही बता रहे हैं कि योनिभूत होता है और एक योनि होती है, वो बिल्कुल मैकेनिकल डिवाइस है। हाँ, योनि तो तैयार चीज हो गई, योनिभूत तैयार हो सकती है, वो वाली चीज हो गई। योनि तैयार चीज है, उसके अंदर जीव प्रवेश कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और हाँ। योनिभूत ऐसा है कि उसको एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो योनि बन जाएगी। सही है। हाँ। ये इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, वी कैन टॉक इट ओवर लेटर ऑन। जी, थैंक यू। क्योंकि ये इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं है, मैंने इसको विज्ञान की दृष्टि से समझने की चेष्टा की है, तो मुझे लगा नहीं, बहुत अच्छा है साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक सोचने के लिए ये चीज है। हाँ, हम सचित और सजीव को एक नहीं मान सकते, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए मेरे को तो उसको डिस्टिंग्विश करना ही पड़ेगा, ऐसी मेरी मानता है। पर आपसे मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सर। जी, थैंक यू अनिल जी। हाँ, अभी मैं जसवंत सर जी को अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछने के लिए विनती करती हूँ। नमस्कार। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन, वही चर्चा आ गई कि सजीव और सचित्त, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? क्योंकि पनवना सूत्र में जो योनि की बात आई, योनि में जीव होता भी है, न भी होता है और प्रवेश भी कर सकता है, इस तरह से पनवना सूत्र में बात आती है। तो सचित और सजीव ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। नहीं, आप ही ने कहा कि ये दोनों की बात आती है, तो दोनों अलग ही हुए ना? नहीं, बात ऐसी है कि बीज जो है वो खाली योनि हो गई। योनि में जब जीव प्रवेश कर सकता है, योनि तो मटेरियल हो गया है, लेकिन जो जीव आ जाता है तभी वो सचित हो, उसमें जूना जीव भी रहता है या तो नया जीव भी आता है। इस तरह से जैसे बीज को जमीन में बो दिया, खातर पानी मिला, तो वो ग्रोथ हो जाएगा उसका, तो उसमें जीव का प्रवेश हुआ। हाँ, उसमें आत्मा, आप जीव मत बोलिए, आप आत्मा बोलिए। हाँ, जब आत्मा का प्रवेश होगा, जब आत्मा का प्रवेश होगा तभी वह जीव बनेगा।
पर ठीक है। उसके पहले की जो स्टेज है कि हाँ। अभी आपके ये जो योनि है वो तैयार है आत्मा को ग्रहण करने के लिए, उसको हम उस वक्त सचित्त कह सकते हैं। और उसके पहले की जो अवस्था है वो अचित्त है, और जो बिल्कुल ही अलग अलग जो चीजें केमिकल्स हैं वो अजीब हैं। इस प्रकार आपको अगर पन्नावाना सूत्र और ये दूसरे सूत्रों में ऐसा विवरण नहीं है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से आप इसको समझना चाहेंगे, आप ये सिद्ध करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में मतलब सजीव है, तो मैं कहूँगा सजीव नहीं है, वो सचित्त है। तो आपको सचित्त और सजीव में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, ये समझना है। तो वही वो डिस्टिंक्शन ऑर्डरली समझना है, था। वो एक पैटर्न में है। वो इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर में एक प्रकार से चलते हैं एक डायरेक्शन में, तो उनमें ऑर्डर है। ऑर्डर ओनली मीन्स सचित्त होना। और जब उसमें आत्मा प्रवेश, ऐसी आप सोचिए, ये कोई मैं जो बता रहा हूँ ये इसको अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए ये इस प्रकार का ग्रेडेड मॉडल बनाया है। आपके कुछ विचार हैं तो आप लिख के भेजिए। आई एम रेडी टू मॉडिफाई माय आइडियाज। राइट, shall I get your email address so that हाँ, वो आप ग्रुप में डाल दीजिए, वहां से ले लेंगे हम। तो इसमें क्या है, मैं जैन धर्म की दृष्टि से ये क्लास नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो धर्म को ला ही नहीं रहा था इसमें, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आप धर्म के अनुसार इसको एक्सप्लेन करिए। मैं इसको बिना धर्म के खाली आपको बताना चाहता था कि नेचर में क्या हो रहा है। वहाँ ये मॉलिक्यूल हैं पानी के, ये एक दूसरे से मिलके पैटर्न बना लेते हैं, ऑर्डरली हो जाते हैं, और बाद में स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इस प्रकार की एक सीक्वेंस उत्पन्न होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। अब इसको आप जैन धर्म से कैसे जोड़ते हैं वो एक अलग विषय है, और मैं नहीं मानता कि ये 100% ये सब इस प्रकार लिखा होगा, पर आप इस पे चर्चा हम कर सकते हैं। हाँ भंडारी साहब, इस बीच मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, तो क्या गेहूं का दाना है उसमें से गेहूं का ही प्लांट बनेगा, वो एक अलग चीज हो जाएगी, और गेहूं का दाना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को योनि मिल गई और वहां से डिग्रेड होगा, वो अलग चीज हो गई, ऐसा कुछ समझ सकते हैं इसको? आप जो कह रहे हो, क्योंकि एक ही गेहूं के दाने से गेहूं का प्लांट भी बना और अलग अलग जीव भी बने, और कभी कभी हम इंसेक्ट्स को भी देखते हैं वहां पे पूरा बंद एनवायरनमेंट में, तो वो अलग अलग चीजों की योनि है, और कभी सचित और कभी सजीव, ऐसा मान सकते हो उसको? नहीं, गेहूं का दाना है वो जो अनिल साहब बता रहे थे कि वो मतलब कुछ साल पड़ा रहेगा, दाना आपको वैसा ही दिखेगा जैसा शुरू में था, पर उसमें वो उत्पन्न होने की क्षमता चली जाएगी। हाँ, वही डोरमेंट लाइफ जो उसी में थी, अभी हम उसको डोरमेंट लाइफ बोलते हैं मेरे हिसाब से। कहीं लिखा वो तो डोरमेंट लाइफ है, पर आप उसको 5 साल या 10 साल रखेंगे तो वो डोरमेंट लाइफ भी नहीं रहेगी, वो अजीब हो जाएगा, अचित्त हो जाएगा। हाँ, और फिर वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वहां से मतलब अपना जन्म भी ले सकते हैं और उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब अपना शरीर बनाने के लिए उसी को यूज कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या उसको? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कहीं से ले सकते हैं, उसके लिए गेहूं का होना जरूरी नहीं। नहीं, गेहूं का नहीं, वहाँ उसी गेहूं के दाने के लिए स्पेसिफिक केस की बात करें, ऐसा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से ही होंगे, पर वो स्पेसिफिक केस के लिए मैं पूछ रही हूँ आपको। अपने बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, तो मेरी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी। एनीवे, मेरा प्रयत्न इतना ही था कि विज्ञान सम्मत बनाने के लिए जो अपने कंसेप्ट्स हैं, उनके लिए हमको ये 4-5 प्रकार के अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे सेपरेटली। कुछ एक से दूसरे में जा सकते हैं, कुछ एक से दूसरे में नहीं जा सकते। कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन है, कुछ रिवर्सिबल नहीं है। बस इतना ही इसका प्रयोजन था। आगे मैं विशाल जी को अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछने के लिए विनती करूँ।
सर मेरा एक क्वेश्चन जो है वो बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। जो आपने एंट्रोपी का एक पॉइंट बताया ना कि ये 6 टर्म्स विच वी शुड नो टू अंडरस्टैंड द लाइफ। सर एंट्रोपी एज वी हैव अंडरस्टूड इन थर्मोडायनामिक्स, जो उसकी जो डेफिनेशन है कि एनर्जी नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये तो एक चलो ठीक है, एक थर्मोडायनामिक्स में ये इस प्रकार से बताया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। बट एक और आपने बताया कि एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, तो ये इसके बारे में थोड़ा जरा बेटर, थोड़ा और डिटेल, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं? हाँ, ये एंट्रोपी जब बढ़ती है इसका मतलब डिसऑर्डर बढ़ गया। तो मैं जीव हूं या कोई भी जीव है तो वो एंट्रोपी कम करता है। मेरी एंट्रोपी, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं बिल्कुल, तो ऑर्डर अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी कम होती है, ऑर्डर अगर कम है तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो मेरी एक बायोलॉजिकल सिस्टम की एंट्रोपी कम होती जा रही है, पर हम उसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते बायोलॉजिकल सिस्टम को, वो अपने वातावरण के साथ संबंधित है। तो हालांकि बायोलॉजिकल सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है क्योंकि वो जीवित है, उसके सराउंडिंग्स हैं, एटमॉस्फेयर है या जो भी वातावरण है, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, तो उसमें डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। तो और एंट्रोपी एंड ऑर्डर आर रिलेटेड। मैं इतना कहना चाहता था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एंट्रोपी रिड्यूसेस और फिजिकल सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड एंट्रोपी हियर ओनली मीन्स कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क। If you have energy, energy is conserved. Energy does not reduce or increases, total energy I mean. But the capacity to do useful work decreases in a system, and that is same as increase of entropy. सर तो क्या बाय दैट लॉजिक कैन वी से दैट जैसे ही कोई भी जीव की उत्क्रांति होती है, यानी वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक जाता है, या आगे चल के कोई केवली हो जाता है, तो उसकी एंट्रोपी रिड्यूस होकर के फाइनल केवली स्टेज पे वो 0 हो गई। कैन वी से दैट? True, I guess so. We have no experimental or theoretical proof, but this is my thinking. I agree with you. Okay, okay sir, thank you. थैंक यू विशाल जी। हाँ भावना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। Sir, on same lines, so when you say about entropy, on same line, so even when you are dying, when you're towards your death, okay, when you're nearing your death, so entropy will again, your useful energy again reduces till it becomes 0. And disorder increases. Yes, okay. Yes. So and at time of death, there is an equilibrium between the body and the environment. There is no exchange of energy taking place. It has reached an equilibrium state. इसलिए मैं equilibrium को भी मैंने define करने की चेष्टा की थी. Correct. Sir, one more question. जब भी आप structure की बात कर रहे थे, so the ring structure that the ice shows, okay, or a chain structure that water shows. Sir, ऐसे structures we always find in many other chemicals. If you see benzene or any other things. So, sir, how do we infer that? That means orderliness is increasing. Okay. So this may be a circumstance for life, a material for life. It is going in that direction. Okay. When it will attain a particular structure, then only it will become a yoni. Then only life can enter there and it can become living. But the direction is from disorder to order. Okay. Sir, yoni, can you give me some examples of yoni if you have just in day-to-day life? Like sir said, seed is a yoni.
not all seeds will have life or all seeds will grow. I think we have an expert here with us, Jivraj ji Sahab. I'll request him to reply to this question because he has worked on this problem. Will you like? No, I can explain, but he can do it better than me. Jivraj ji Sahab, are you there? जिवराज जी साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। केवल ये जो डिस्कशन हो रहा है एक सचित्त का और एक सजीव का और एक ऑर्डरली वाले का, तो मेरे ख्याल से मेरे को जैसा लगता है कि सचित्त और सजीव इनमें जो डिफरेंस है और ऑर्डरली और उसके अंदर में जीव आने वाला, ये थोड़ा सा इसका अलग नॉमेनक्लेचर रहने से ज्यादा अच्छा रहता है। यानी यदि ऑर्डरली है तो वो योनिभूत योनिभूत हो गया है, तो उसका कुछ अलग नाम रखने से, पोटेंशियल लाइफ ऐसा रखने से ठीक है। अदरवाइज ये सचित्त और सजीव, सचित्त का मतलब हो गया कि जिसके अंदर में चेतना है, सचित्त यानी जिसके अंदर में चेतना है। तो हमारा जैसे कोई बॉडी का पार्ट है वो सचित्त है, सॉरी हाँ सचित्त है क्योंकि उसमें चेतना है, और बट वो पार्ट जो है उसके अंदर में आत्मा होना जरूरी नहीं होता है, तब वो सचित्त ही कहलाएगा। लेकिन यदि उसके अंदर में आत्मा खुद प्रेजेंट है तब उसको हम सजीव बोलते हैं। हमारा सेल्स पर जो डिस्कशन चल रहा था कि ह्यूमन सेल्स क्या है, तो ह्यूमन सेल्स सचित्त है लेकिन उसके अंदर में आत्मा नहीं है, वो खुद जीव भी नहीं है। मतलब तो इस प्रकार वो डिफरेंशिएशन जैसे समझ में आया। नहीं, आपने जो पहले बताया, सजीव ये आपने जो पहले बताया, लेकिन मैं उससे अपना बिल्कुल जो सहमत हूँ। आप जो बता रहे हैं उसका कुछ अलग यदि नॉमेनक्लेचर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद योनिभूत ऑर्डरली हो गया, मतलब योनिभूत हो गया। नहीं, आपने जो पहले बताया वो डेफिनेशन तो मैं उससे सहमत हूँ। अभी अपन वो सेल वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है। पर पन्नावाना सूत्र में जैसा मेरे समझ में आया है कि देयर इज ए ग्रेडेशन ऑफ चेतना, अल्प चेतन और मध्यम चेतन और पूर्ण चेतन, इस प्रकार डिवीजन उन्होंने अध्याय 1 में बताए गए हैं। तो हमें इसको और भी फाइन स्केल पर डिफाइन करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट। पहले तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कई लोग सचित्त को सजीव मानते हैं, वो अपने को अलग मानना पड़ेगा, जैसा आप भी कह रहे थे। यू आर एग्रीइंग विथ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। और फिर सचित्त में भी ग्रेडेशन होगा 0 to 10 स्केल पर, तो हमको हर एक चीज को उसमें ग्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी ये साइंटिफिकली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर ऑर्डरली। इसके बारे में काफी काम करना बाकी है। इफ एनीबडी इज प्रिपेयर टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, I'll be very happy to discuss this further, but this is something which is not defined properly so far, either in any agam or even scientifically. Sir, on the same lines, sir, अगर हम सचित की बात करें तो salt हम कहते हैं कि सचित है, the sea salt that we say, sir. So Sachit, I don't know, this has become a little more confusing now. So Sachit, in terms because it has water content, इसीलिए वो सचित है, और what I would say is sodium chloride crystal is sachit, but once you make it powder, it becomes achit, because a crystal is an organized thing, a particular structure, it's a particular order. So anything orderly, it may have a small degree of chetana, it may be on that scale we are trying to make, or we should make 0 to 10 scale, it may be on a very lower end,
But anyway, as soon as order comes, it becomes a crystal. It is Sachit. Okay. I hope I have answered, but I agree with you that this becomes very confusing. I only tried to rationalize the concept that we have to distinguish between different scale of Chetana in a different materials. No, absolutely. This is very interesting, confusing, but it's very interesting. So I don't know, one more analogy I would like to ask you. Suppose if we take body, okay, if हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जब तक चेतना है, okay, till the time we have a soul, or only at that, only तो ही हम कोई भी cell को सचित मान सकेंगे, right? Once the soul leaves the body, any body part or any cell, it's going to be achit. It's not going to be sachit, right? Right. So with a similar analogy, then it becomes difficult to talk about sachit. But as you're saying, if you give an order to it, then it still makes some sense. So that it is moving towards, moving up the ladder to reach that stage where there can be life in that. भावना जी, मेरे को प्रश्न क्या है आपका, वो मेरे समझ में नहीं आया। आप जो कह रही हैं वो तो सही लग रहा है। नहीं, मैं वही आई एम आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ ये समझी हूँ। इज दैट राइट? हाँ, that's right. I think we should define it more clearly. सर, मैं कुछ बात करना चाहूंगी। भावना जी, आपको अगर इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप हमसे जुड़ जाइए और रिसर्च में हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी और विशाल जी की क्यूरियोसिटी को काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तो मैं आप दोनों को मतलब एटलीस्ट अनुरोध करती हूँ कि आप रिसर्च में हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली। आप हमारे कांटेक्ट में रहिए, हम सही में हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, इसके अलावा किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू भावना जी। थैंक यू सो मच। यस, वेलकम। सर, अभी और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो क्या हम इस सेशन को कंक्लूड करके मंगलाचरण कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। आज हमने जड़ और चेतन तत्वों को अच्छे से समझा और जीव के बारे में काफी सारी प्रश्न भी आए और काफी सारा समझने का प्रयास भी हुआ। जीव को आगे ऑर्डरली से मतलब कैसे कैसे समझने का हमने प्रयास किया। और हमारा अगला सेशन होगा नेक्स्ट मंडे को। हम दूसरा एक कोर्स भी ले रहे हैं जो प्रज्ञाप्या सूत्र पे आगम पे आधारित है, वो हर गुरुवार को लिया जाता है और उसमें भी आप सबको हम जुड़ने के लिए अनुरोध करते हैं। हम विश्व के सभी जीवों की मंगल कामना के साथ आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं। अणु परमाणु शिव बने जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम अमर तपो। धन्यवाद भंडारी जी और आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत आभार। Thank you everybody. Thank you. Next time we'll take climatic cycles of how they affect the earth, the life on earth. Okay. Jai Jinendra. Okay. Jai Jinendra. Bye. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Thank you, sir. Jai Jinendra.